गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गोरी के आक्रमण। 11वीं शताब्दी के 3 दशकों तक महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, 1000 से 1027। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में 1174-75 से लेकर 1286 तक आक्रमण किया। क्या वजह थी ये आक्रमणकारी भारत में सफल हुआ? इतने बार आक्रमण करने के बावजूद लगभग हर बार की सफलता मिली। एक छोटे से राज्य गजनी जो अफगानिस्तान में है और गोरी जो अफगानिस्तान और हेरात के बीच में है, इस राज्य ने इतने विशालकाय भारत पर इन्होंने आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। यह आश्चर्य होता है कि छोटे से राज्य ने इतने विशाल देश पर सफलता पाई। इसका विश्लेषण करने पर पाते हैं कि इनकी सफलता के पीछे जो कारण है, इनका अध्ययन 4 वर्गों में किया जा सकता है। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सैनिक और चौथा सामाजिक। हालांकि कुछ साहित्यकार, इतिहासकार यह मानते हैं कि ये ठंडे प्रदेशों के रहने वाले थे और मांसाहारी, इसलिए ताकतवर थे। जबकि भारतीय लोग ट्रॉपिकल रीजन के रहने वाले हैं भी, ये अधिकांशतः शाकाहारी हैं। मगर एक और चीज उन्होंने जोड़ा कि ये शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ के लोगों ने युद्ध किया है, शाकाहारी होने के बाद वीर रहे हैं। वीरों की कहानियों से मुल्क भरा पड़ा हुआ। अगर ये वीर ना होते, योद्धा ना होते, तो महमूद गजनवी इन्हें अपनी सेना में कैसे लाते? और इन्हीं सैनिकों की बदौलत वह मध्य एशिया में कई युद्धों को जीता। दूसरा, इस तरह के इतिहासकार मानते हैं कि ये आक्रांता जिन सैनिकों को लेकर आए, उन्हें धर्म से जोड़ा। ये धर्म को जोड़कर युद्ध लड़े, अब जिहाद का नारा दिया, जो काफिरों के देश पर विजय पा। काफिर जो मोहम्मद साहब और उनकी शिक्षाओं में यकीन नहीं करता, तो ये जिहादी नारा देकर के उन्होंने विजय पाया। उन्होंने ये सोचा या मान्यता पाई कि अगर युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते मारे जाएंगे तो शहीद होंगे और जन्नत नसीब। दूसरी तरफ अगर जीत गए तो गाजी कहलाएंगे और यहाँ का पृथ्वी पर सारे सुख हो, धन संपत्ति, ऐशो आराम। राजनीतिक दृष्टिकोण से आते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में तमाम छोटे छोटे राज्य, इनमें राजनीतिक एकता का अभाव है। और ये राजनीतिक एकता का अभाव इस तरह था कि ये राज्य अपनी विकास की, अपनी प्रगति की, अपने डेवलपमेंट के बारे में उतना नहीं सोचते थे जितना कि अपने पड़ोसी राज्यों के पतन के बारे में, उनके राज के बारे में।
इनमें राजनीतिक अगर एकता होती तो वो सम्मिलित रूप से प्रयास करें। कंबाइंड एफर्ट अगर होता तो शायद यह आक्रमणकारी विजय होता। लेकिन आक्रमणकारियों को, छोटे छोटे राज्यों को इंडिविजुअल ढंग से लड़ना पड़ा और इंडिविजुअल रूप से लड़ने पर उसे प्रचुर सफलता मिली। वही वाली बात है कि कई अगर लकड़ी के गट्ठर एक साथ जोड़ दिया जाए तो तोड़ना मुश्किल होता है, अकेले तोड़ना बहुत ही आसान होता है। हाँ, एक दो अवसरों पर ये एकत्रित जरूर हुई थी। हिंदू शासक ने नेपाल ने इनको एकत्रित किया था, गंगा के समतल क्षेत्र के राजाओं को, मगर वह बहुत जल्दबाजी में हो गया। इनके सैनिक अभ्यास साथ में नहीं हो पाए। इनका नेतृत्व करता जो सेना नायक था वह पूरी तरह से सभी सैनिकों को लेकर चलने में सक्षम नहीं था, अतः हार। दूसरा पॉइंट, सीमांत क्षेत्र की रक्षा समिति। सीमा पर के प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, पूरी तरह की गारंटी नहीं थी। और सीमा पर के क्षेत्रों को अगर पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी और अकेले लड़ना पड़ा था, इसलिए उनकी हार। हम देखते हैं महमूद गजनी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य को स्वयं युद्ध लड़ना पड़ा था, उसकी सहायता किसी ने। इसी प्रकार मुल्तान में अकेले लड़ना पड़ता कराबिता संप्रदाय के साथ। मोहम्मद गोरी के समय में भी सीमा की सुरक्षा नहीं की गई। और जब हिंदू कोश पार करने के पश्चात भारत में कोई भी ऐसा प्राकृतिक अवरोध नहीं है जो कि इन आक्रमणकारियों के आक्रमण को रोक सके, इनके आक्रमण में अवरोध पैदा कर सके। और नतीजा ये हुआ कि भारत में सीधे घुसते चले आए और इनके सीमा पर कोई भी इस तरह के समुचित प्रबंध नहीं था, न तो किले के रूप में, न सैनिकों के रूप में, ताकि इनके आक्रमण को रोक सके। अतः बॉर्डर असुरक्षित होने से ये भारत में विजय और भारतीय शासकों पतन हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सामंतवादी प्रथा। सामंती प्रथा वह होती है जिसमें एक राजा के कई सामंत होते हैं जो उनके अंदर काम करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से वो सहायता देते हैं, वाद्य है, इस सहायता देने के लिए वाद्य, सेना देने के लिए वो वाद्य है। एक राजा के अंदर जो सामंत होते थे वो लगान वसूल करके राजा को देते थे। लेकिन जब राजा कमजोर होता था और सामंत मजबूत हो जाते थे, वो लगान नहीं देते। दूसरी तरफ ये सामंत लगान तो ज्यादा उगाते थे किसको से, लेकिन बहुत कम मात्रा राजा, जिससे राज्य के आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में असुविधा होती है। इसी प्रकार ये सामंत राजा को सेना देने के लिए बाध्य होते थे, लेकिन ये सामंत जो सेना प्रदान करते थे वो एक केंद्रीय सेना नहीं, कई सामंतों पर टुकड़िया को मिलाकर बनाई जाती थी। सभी के अपने अपने ढंग होते थे सैन्य संचालन के, सभी के अपने अपने सेनानायक होते थे और ये सामंत भी सेनानायक के रूप में भूमिका अदा करते थे। ये अपने आप को व्यक्तिगत वीरता, सूरवीरता पर ज्यादा भरोसा रखते थे बनिस्पत की एक केंद्रीय या सेंट्रलाइज फोर्स होने के बदौलत ये इंडिविजुअल फोर्स पर ज्यादा यकीन करते थे। तो नतीजा यह होता था कि युद्ध में हार जाते। यानी कि केंद्रीय सेना का मजबूत न होना ये सामंतवादी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष था। जबकि दूसरी तरफ आक्रमणकारियों की सेना का एक सेनानायक होता है जिसके निर्देश पर पूरी सेना रहती है, सेंट्रलाइज फोर्स होता है, उनकी एक तरह की ट्रेनिंग होती है। और यही वजह है कि भारत में दूसरा हम सैनिक कार्य। सबसे पहले जब आते हैं तो पाते हैं इनके घोड़े, इन आक्रमणकारियों के घोड़े
अरबी घोड़े, ये अपने साथ अरबी घोड़े लाते थे। ये घड़ी अरबी घोड़े ऊंचाई में यानी हाइट में काफी ऊंचे होते थे। इनकी रफ्तार बहुत तेज होती थी और तेज रफ्तार होने के कारण ये बहुत तेजी से आक्रमण करते थे और आक्रमण में अगर असफल होते थे या हारने लगते थे तो बहुत तेजी से इन घोड़ों की बदौलत वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते। तो इन अरबी घोड़ों का सेना में बहुत ही अहम भूमिका है। भारतीय युद्ध क्षेत्र में घोड़े तो अवश्य प्रयोग करते थे, लेकिन वो उतने तीव्र गति से नहीं दौड़ पाए कितने अरबी घोड़े थे। ये उनकी पूछा भी नहीं कर पाते और न उतनी तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाते। दूसरा, भारतीयों के पास हाथी का प्रयोग ज्यादा था और जब यह हाथी युद्ध में लड़ते थे तो उतनी तीव्र गति से नहीं लड़ते। हाथी से सेना का संचालन सुविधा हो सकती है, युद्ध में नहीं। युद्ध में अगर घोड़े हो तेज गति से दौड़ने तो हाथी उनका पीछा नहीं कर सकते। फिर घोड़ों में जो सुरक्षात्मक भावना थी उन लोगों के पास थी। घोड़ों की सुरक्षा के लिए उनके कई कारण थे। सबसे पहले उन्होंने घोड़ों की पीठ पर एक जिन और रकाब लगा। जिन होता है घोड़ों के पीठ पर रखा जाता है और रकाब जो लगाम के ऊपर पीछे जाता है और इसके साथ साथ वो पैर रखने के लिए फुट स्टैंड जो लटकते रहते थे जिन से लगा रखते थे ताकि वो अपने दोनों पैरों को टिका करके मजबूत चमड़े के फुट स्टैंड को पर टिका करके युद्ध लड़ते। बाद वक्त तो उस पर खड़े हो जाते, जबकि भारतीय कपड़े के बने हुए आसन रखते थे, लगाम रखते थे तो उतने मजबूत। वजह वो चमड़े का प्रयोग करना अपनी धार्मिक भावना के विरुद्ध समझते थे, धर्म के खिलाफ समझते थे कि जानवरों के चमड़े को कैसे हम युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करें या घोड़ों पर कैसे रखें, जबकि तुर्कों के पास ये चमड़े को सहायता प्रदान की। फिर घोड़े के खुर को बचाने के लिए उन्होंने नाल का प्रयोग किया, लोहे के नाल का प्रयोग करते। इनके घोड़े के पैर से भारतीय को नाल के बाद कालांतर में। अब सैनिकों की सुरक्षा के बारे में आते हैं। सैनिक लोग शिरोवस्त्र पहनते थे, वो फौलाद के बने मुकुट पहनते थे इस तरह के, और जो चेन लटकते रहते थे चेन की तरह गले के चारों ओर, और ये लोहे के चेन उनकी गर्दन को तलवारों से सुरक्षित करते, तलवार के वार से ये पूरी तरह सुरक्षित होते थे। सिर पर जो लोहे के होते थे मुकुट की तरह के होते थे, इसको शिरोवस्त्र कहते हैं। इसके अलावा पीठ और छाती को बचाने के, अंगों को बचाने के लिए वो फौलाद के बने, लोहे के बने हुए कवच बने जो मजबूत होते थे, ढाल का काम करते थे, हाथ फ्री होते थे और घायल होने का बहुत ही कम चांस होता है, जबकि भारतीयों के पास इस तरह की कोई साधो सामान नहीं था। फिर उनके पास धनुष होते थे, तलवार धनुष होते थे जो छोटे होते और नावक आकार, इस पर निशाना बिल्कुल सधा हुआ लगता था, पिन पॉइंट होता लगता था। ये नावक छोटे होने और हल्के होने से चलाने में होता था। दूसरा, ये अपने तीरों के ऊपर में चलते हुए मसाल रखते छोड़ते थे, फ्लेमिंग एरो। ये मसाल जब भारतीय सेना के बीच में गिरती थी, युद्धरत सेना के बीच में गिरती थी,
और विशेष रूप से हाथियों के बीच में तो भगदड़ मच जाता है। स्टैम्पेड हो जाने के बाद ये हाथी और घोड़े अपने ही लोगों को घायल करने लगते थे और सारी युद्ध व्यवस्था रण क्षेत्र में तितर बितर हो जाती है। ये बहुत बड़ी सफलता का कारण था जब अपनी सेना ही अपने को मारने लगे भारतीयों की तरफ, तो युद्ध क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण चीज उनके पास थी, वह थी छोटी तलवार। भारतीयों के पास भारी भरकम तलवार होती और इन तलवारों को वो अपना शान समझते, जबकि युद्ध क्षेत्र में ऐसा तलवार होना चाहिए जो कि बहुत तेजी से, सुचारुपूर्ण ढंग से, सुविधाजनक ढंग से उनका प्रयोग किया जा सके। आक्रमणकारियों के पास, तुर्कों के पास छोटी तलवार थी, तो भारी तलवार है जिसका बहुत तेजी से वो प्रयोग करते थे। तो इन तमाम चीजों की बदौलत, घोड़े की बदौलत, सिरोस की तरह जाति का सभी लगा उनकी बदौलत, नावक की बदौलत, जलते हुए तीर की बदौलत, कवच की बदौलत वो एडवांटेजेस पोजीशन किया और उनकी विजय को सफलता किया। अब हम आते हैं कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से। जब ये आक्रमणकारी भारत आए, युद्ध लड़े, अगर हारते थे तो उन हार के कारणों का पता लगाते, जैसे हम तराई के युद्ध, बैटल ऑफ तराई में 1191 में मोहम्मद गोरी हारा, उसने हार के कारणों को जाना और उसका निदान करके 1192 में फिर भारत को रखा। भारतीय हार को बहुत दिल से लेते थे, गहरे लगाते थे और वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते थे, इतना ज्यादा शर्म हो जाती थी उन लोगों को, डिप्रेशन हो जाता था कि वो बाज वक्त आत्महत्या कर। वो रण क्षेत्र से हटना जानते ही नहीं थे, या तो युद्ध क्षेत्र में लड़कर विजयी होंगे या युद्ध क्षेत्र में खेत आएंगे, काम आएंगे, जबकि तुर्क हारने लगते तो भाग जाते। पीठ दिखाना भारतीयों को नागवार, वो समझते थे कई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां क्या कहें। अतः वे 5 वर्ष शाही बने। हमने देखा है कि हिंदुशाही शासक जयपाल, परन बुल यानी बुलंदशहर शासक कुलचंद और भेड़ा का बीजी राय, इन लोगों ने हार के डर से, बंदी बनाने के डर से सुसाइड कर दिया। आधुनिक काल में इतिहासकार परमात्मा सरन और प्रोफेसर मोहम्मद हबीब का मानना है कि भारत का सामाजिक कारण भी तुर्कों की सफलता का और भारतीयों के पराजय का कारण है। यहाँ जाति व्यवस्था ऐसी थी कि समाज कई टुकड़ों में बटा, उच्च और निम्न वर्ग के बीच में काफी भेद था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग को हे दृष्टि से देखते, सेना में अधिकांशतः ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते थे। निम्न वर्ग के लोगों को, जो कृषक वर्ग के लोग होते थे, उनको कभी शामिल किया जाता था, और शामिल किया जाता था तो उन्हें कभी सेना नायक नहीं बनाया गया, उनकी योग्यता का पूरा सदुपयोग नहीं किया गया, उन्हें घोड़े पर नहीं चढ़ने या तो उन्हें पदाती के रूप में रखा जाता था। जबकि तुर्कों के बीच में ये इस तरह की कोई योग्यता की बदौलत वो सेना नायक बन गए। यहाँ तक कि गुलाम भी वहाँ पर सेना नायक बने और बाद में शासक बने। वहाँ पर जो जन्म वाली बात नहीं होती, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार करके कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में जा सकता है। लेकिन भारत में अगर कोई, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया, वो हमेशा ऊंची जाति में रहता। और यही वजह है कि भारत के निम्न वर्ग के लोग थे, सेना में ज़्यादा नहीं जाना पसंद करते थे, क्योंकि शामिल नहीं किया जाता था। शामिल किया जाता था हे दृष्टि से देखता था, तो अधिकांश जनता सोचती थी उनका शोषण तो होना है, कोई हो नृप, हमें क्या, कोई भी राजा उन्हें हमें क्या।
हमारा तो शोषण होना ही। और ये सब तमाम कारण भारत की पराजय के कारण थे। और एक सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समुद्र यात्रा। भारत के लोग समुद्र यात्रा करना नहीं चाहते थे, ताकि इन पर, क्योंकि इन पर धार्मिक प्रतिबंध लगा था। पुरोहितों ने बना रखा था कि समुद्र में जाने से धन का नष्ट हो जाता। यह वजह है कि भारत का विदेश से व्यापार नहीं होता था, और विदेश व्यापार में से भारत विदेश में पनपते हुए या विदेश के जो उच्च ज्ञान है उससे हम वंचित हो। विदेशी तकनीक का जो डेवलपमेंट या विकास या प्रोग्रेस होता है उससे हम वंचित हो गए। न तो सैन्य क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में, न आर्थिक क्षेत्र में, न वाणिज्य, सभी में हमने कुछ मंडितता है। अल बरूनी जिसने किताबुल हिंद यानी तहकीकात हिंद की रचना की, उसमें कहता है कि हर भारतीय सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई समृद्ध नहीं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, यानी कि भारत बहुत ही डेवलप है, बाहर के लोग कुछ पता नहीं। और यही खूब मंडित था भारतीय का